नमस्कार दोस्तों। पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो डाला था रिगार्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक, और वो टॉपिक था इफ़ यू लुक डीप इनटू द नेचर यू विल अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट है, उनका ये वाक्य है कि जितना नेचर को डीप में जाएंगे उतना ही आप नेचर को बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आज भी एक मिलता जुलता टॉपिक मैं ले रहा हूँ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, क्योंकि अक्सर देखिए आजकल ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, इन पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है वर्ल्ड वाइड। तो इनसे रिलेटेड ऐसे आने की काफ़ी संभावना रहती है यूपीएससी के, चाहे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या वेरियस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एक और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आज ऐसे डिस्कस करेंगे, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और आपके कमेंट्स हैं उनको भी मैं लेने की कोशिश करूंगा। आप मुझे ईमेल से भी संपर्क कर सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो बिना देरी किए अब चलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। तो ये टॉपिक रहेगा दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी इज आवर मोस्ट वैल्यूएबल बट लीस्ट अप्रिशिएटेड रिसोर्स। यानी कि बायोडाइवर्सिटी को हम बहुत वैल्यू तो देते हैं, लेकिन एप्रिसिएशन उसका उतना नहीं है, उसका रिस्पेक्ट उतना नहीं है। इट इज़ नॉट ए चेरिश्ड आइटम। तो इसको कैसे डेवलप करना है, अगर ये ऐसे आ जाता है तो इसको मैं डील करूँगा आप सबके बेनिफिट के लिए। ये स्टेटमेंट जो दी गई है, बायोडाइवर्सिटी इज आवर मोस्ट वैल्यूएबल बट लीस्ट अप्रिशिएटेड रिसोर्स, ये दी गई है सर एडवर्ड ओ विल्सन के द्वारा, हु वाज एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, नेचुरलिस्ट एंड राइटर। बहुत बड़े नेचर के सपोर्टर थे, और 92 ईयर्स की एज में 2021 में 2 साल पहले उनका निधन हुआ है। एंड ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और whole life he studied about natural world, and his theories led to unprecedented environmental advocacy. ये उनकी एक और कंट्रोवर्शियल ये है, एक थ्योरी थी, हाफ अर्थ प्लान। दिस प्लान सजेस्ट दैट नो टू स्टॉप मास एक्सटिंक्शन ऑफ द बल्क ऑफ अर्थ स्पीशीज 50% ऑफ द वर्ल्ड शुड बी सेट असाइड एंड कंजर्व फॉर बायोडाइवर्सिटी। हालांकि ये संभव नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, स्पेशली ह्यूमन पॉपुलेशन। आज हम 800 करोड़ 8 बिलियन हो गए हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन। तो हाफ अर्थ को बिल्कुल कंजर्वेशन के लिए अलग कर देना। लेकिन ये उनका मानना था कि अगर ज़िंदगी को बचाना है, प्लेनेट को बचाना है, तो ये प्लान में अमल में लाना पड़ेगा। और फर्दर एक सोशियोलॉजी और बायोलॉजी को मिला करके उन्होंने एक फील्ड को ईजाद किया, इन्वेंट किया, उसे कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। देखिए ये जो स्टेटमेंट है, बायोडाइवर्सिटी इज आवर मोस्ट वैल्यूएबल बट लीस्ट अप्रिशिएटेड रिसोर्स, इसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज बायोडाइवर्सिटी, नेक्स्ट इज मोस्ट वैल्यूएबल, और लास्ट पार्ट रहेगा लीस्ट अप्रिशिएटेड। तो अगर ये ऐसे के तौर पे आता है, तो पहले तो आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताना पड़ेगा, फिर आपको समझाना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी मोस्ट वैल्यूएबल क्यों है, वाई इट इज ए वेरी वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल एसेट फॉर ह्यूमन बींग्स एंड अदर लाइफ फॉर्म्स ऑन दी अर्थ। और लास्ट में आपको डील करना पड़ेगा कि लीस्ट अप्रिशिएटेड क्यों है। तो चलते हैं, इस पे आगे चलते हैं। तो पहले तो बायोडाइवर्सिटी, ऑल ऑफ यू नो, बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, biodiversity is the short form of biological diversity. It means number and variety of life form found within a specified geographic region. जब भी आप बायोडाइवर्सिटी किसी रीजन की डिफाइन करें, तो रीजन को ज़रूर मेंशन करना, वो कौन से एरिया की आप बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। देखिए हिंदुस्तान की बात कर जैसे करते हैं,
तो अपने पास दो डेजर्ट हैं, एक थार डेजर्ट है जिसको हॉट डेजर्ट कहते हैं, एक है कोल्ड डेजर्ट जो लेह लद्दाख का एरिया है। दोनों ही डेजर्ट हैं, एक हॉट डेजर्ट है एक कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन दोनों की आपकी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म यानी कि फ्लोरा फाउना अलग अलग है, बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट। तो देयर फोर वेन एवर वी टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी वी हैव टू मेंशन the geographic region to which we are referring to with in respect of biodiversity। तो बायोडाइवर्सिटी में जैसे आपका ये जीन्स के लेवल पे भी बायोडाइवर्सिटी डिफाइन होती है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए डॉग का। डॉग आपके बहुत सारे स्पीशीज डॉग है, जैसे आपका जर्मन शेफर्ड है, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड है, बुल डॉग है, लेब्राडोर है। डॉग स्पीशीज है, लेकिन बिकॉज देयर जीन्स आर डिफरेंट दैट्स वाई डॉग्स आर डिफरेंट। और इकोसिस्टम लेवल पे भी बायोडाइवर्सिटी डिफाइन होती है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, लेकिन उसमें वेटलैंड इकोसिस्टम भी आ जाएगा, रिवर इकोसिस्टम डिफरेंट है, और लेक वेटलैंड सिस्टम अलग है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम है। तो ये सारे डिफरेंट लेवल्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आपको बताना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी इज ए लिविंग वेल्थ एंड दिस लिविंग वेल्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये जो बायोडाइवर्सिटी बनती है नेचर के द्वारा, ये मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसको बनने में, कुछ सैकड़ों या हजारों सालों के ये वेल्थ नहीं है, ये कई लाखों ईयर के बाद ये बनती है। जैसे कि आपको ये सामने आपको दिखाया गया है, ये है आपका काली टाइगर रिजर्व, उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। ये देखने से लग रहा है कि इस तरह का जंगल आपको कुछ सैकड़ों साल में डेवलप नहीं हुआ है, ये कई हजारों साल लग जाते हैं, रादर लाखों साल लग जाते हैं इनको डेवलप करने के लिए। और ये काली नदी यहाँ बह रही है, ये टाइगर रिजर्व है। और टाइगर आपका पैंथर हो गया, लेपर्ड, ये जिसे लेपर्ड भी कहते हैं, आपका लॉन्ग टेल्ड मकॉक है, इंडियन एलिफेंट है। इसके अलावा यहाँ बर्ड्स बहुत सारी वैरायटी मिलती हैं, जैसे कि हॉर्नबिल वहाँ के बड़े खास हैं। तो ये एक मैंने वेस्टर्न घाट का इलाका दिखाया आपको, ये आपका वेस्टर्न घाट इलाका है। इसी तरह से आप ये अब आ जाइए ईस्टर्न हिमालयाज में, ये आपका ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जंगल है। ये आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ है। दिस सेंचुरी इज आल्सो वेरी फेमस फॉर बर्ड्स। ये बर्ड पैराडाइज है बर्ड वाचर्स के लिए। तो ये देखिए, दिखाने का मकसद ये है कि चाहे हिमालय का एरिया हो या आपका वेस्टर्न घाट का एरिया हो, आपको बायोडाइवर्सिटी डेवलप करने में लाखों साल लग जाते हैं। और टेम्परेट ओक फॉरेस्ट है, ये आपका सिक्किम का है, देखिए कितना डेंस फॉरेस्ट है। और ओक की जहाँ तक बात है, वन ऑफ द बेस्ट स्पीशीज एज फार एज वाटर सेड बेनिफिट्स फ्रॉम द हिमालयाज आर कंसर्न्ड। जो रेन वाटर है आपका इनकी पत्तियों से होता हुआ परकोलेट डाउन करता है अर्थ में, और उसके बाद वो रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर को, विच अपीयर्स अगेन इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स एंड स्मॉल स्ट्रीम्स। तो देयर फोर दिस स्पीशीज ए वेरी वैल्यूएबल स्पीशीज इन हिमालयाज फॉर नॉट ओनली फॉर फॉडर पर्पज फॉर द एनिमल्स बट आल्सो फॉर वाटर सेड बेनिफिट्स। ये कोनीफर से ज़्यादा कीमती स्पीशीज है आपका ओक, चाहे वेस्टर्न हिमालय की बात करें या ईस्टर्न हिमालय की बात करें। तो दोस्तों, अब मैंने बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको बता दिया। ये 3 लेवल पे डिफाइन होती है, जीन, स्पीशीज और इकोसिस्टम। और अब आपको डिस्कस करना है कि बायोडाइवर्सिटी जितनी बेटर होगी, आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज बेटर होंगी। बायोडाइवर्सिटी को आप इकोसिस्टम सर्विसेज से कनेक्ट कीजिए। और बायोडाइवर्सिटी को आप कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी इज द बेसिस एंड द इंजन फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज को आप 4 हिस्सों में बांट सकते हैं: प्रोविजनिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज, और लास्ट होती है सपोर्टिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। तो बायोडाइवर्सिटी बेटर द बायोडाइवर्सिटी मोर विल बी द इकोसिस्टम सर्विसेज। तो बायोडाइवर्सिटी को हम इंजन कह सकते हैं, जैसे रेल को, ट्रेन को इंजन खींचता है, पुल करता है, इसी तरह बायोडाइवर्सिटी आपका इंजन है जो डिफरेंट इकोसिस्टम सर्विसेज को जनरेट करने के लिए, पुल करने के लिए।
और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज मीन्स दीज आर नथिंग बट बंडल ऑफ बेनिफिट्स और कलेक्शन ऑफ बेनिफिट्स विच द सोसाइटी इंजॉयज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन विडंबना है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज बायोटिक नेचर टू ह्यूमन वेल बीइंग इज अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अंडर वैल्यूड। हम लोग इसको वैल्यू नहीं देते। पानी क्या है? पानी पानी आ रहा है नदियों में, लेकिन ये एक इसीलिए आ रहा है कि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्ड है। दैट्स वाई वी आर गेटिंग वाटर सेट बेनिफिट फ्रॉम द हिमालयाज और हिमालयन फॉरेस्ट। तो अगर आपको उसको वैल्यू नहीं करेंगे, अनरिकॉग्नाइज करेंगे, उसको अनलिमिटेड समझेंगे, तो दैट रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स। और दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस, ये सबको पता है, बिकॉज ऑफ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बट अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन और इंटेंसिफिकेशन। और वी आर seeing shrinkage in their area, forest areas, biodiversity area, decline in hydrological, economic and ecological functions, lot of ecological functions आपका जो इसमें आ जाएंगे सारी रेगुलेटिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे कार्बन स्टोरेज है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग है, वाटर एंड एयर प्योरिफिकेशन है, मेंटेनेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है। तो दीज आर द इकोलॉजिकल फंक्शंस which go down if this area of biodiversity is shrink। तो अब अपन आते हैं कि वाई बायोडाइवर्सिटी इज वैल्यूड। स्टेटमेंट जो एडवर्ड ओ विल्सन के द्वारा दी गई है वो यही है ना कि बायोडाइवर्सिटी इज आवर मोस्ट वैल्यूड। तो अब वैल्यू क्या है इसकी, क्यों वैल्यूड है? एक तो इकोसिस्टम सर्विसेज के माध्यम से मैंने वैल्यू बता दी। दूसरा आप बता सकते हैं कि इसका सोशियो इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। जैसे फॉरेस्ट प्रोवाइड, ये मैंने लिए हैं सारे FAO की रिपोर्ट से, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विच इज एन ऑर्गन अंडर यूनाइटेड नेशंस। तो क्या कहता है ये रिपोर्ट से? फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट फॉर 80% ऑफ एम्फीबियन स्पीसीज, वो इन्वर्टेब्रेट स्पीसीज हैं जो पानी पे भी रह सकती हैं और लैंड पे भी रह सकती हैं। 75% ऑफ बर्ड स्पीसीज एंड 68% ऑफ मैमल स्पीसीज, स्तनधारी जीवों को 68% को सपोर्ट करते हैं फॉरेस्ट। मोर देन 700 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट, that is roughly 18% of total global forest area is in legally established protected areas। protected area मैंने आपको पहले ही एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, ये सब आ जाते हैं। बायोलॉजिकल स्फीयर भी आ जाते हैं। तो ये सारे जो हैं आपका 18% कंस्टिट्यूट करते हैं सारे वर्ल्ड का एरिया का, फॉरेस्ट एरिया का। ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया कितना है याद रखिए, 31% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद फॉरेस्ट, दैट 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 कन्वर्ट टू 4 बिलियन हेक्टेयर। तो 4 बिलियन हेक्टेयर का 18% यानी कि 700 मिलियन हेक्टेयर जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया है। लेकिन इंडिया के मामले में हम लोग इससे बहुत पीछे हैं। हमारा हार्डली 5% जो एरिया है हमारे जोग्राफिकल एरिया, वो अंडर प्रोटेक्टेड एरिया है। फिर आपका जो इट इज आल्सो एस्टिमेटेड दैट मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड GDP, हाफ ऑफ द वर्ल्ड GDP का इन्होंने फिगर निकाला है, लगभग 84 ट्रिलियन US डॉलर इन 2020, दैट डिपेंड्स अपॉन दीज इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये इकोसिस्टम सर्विसेज की इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है कि वो करीबन हाफ ऑफ द वर्ल्ड GDP को सपोर्ट करते हैं। तो ये रियल वैल्यू है ये बायोडाइवर्सिटी की और या इकोसिस्टम सर्विसेज की। फिर आपका अनदर सोशियो इकोनॉमिक वैल्यू है बायोडाइवर्सिटी की कि 1/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, अब टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन है आजकल लगभग 8 बिलियन यानी कि 800 करोड़ के आसपास, लेकिन इसमें हम बिलियंस में लिखेंगे ऐसे में। तो 8 बिलियन में से लगभग 2.6 बिलियन पीपल रिलाई ऑन वुड एंड अदर ट्रेडिशनल फ्यूल्स फॉर हाउस होल्ड कुकिंग। ये भी एक बहुत बड़ा फिगर है। इसके बाद आप बड़े सिटीज़ पे आ जाइए वर्ल्ड के, चाहे जकार्ता इंडोनेशिया, मुंबई, कराची, टोक्यो, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, बगोटा, रियो डी जेनेरो, लॉस एंजलिस, वियना,
Barcelona, Johannesburg, Sydney, etc. All these large cities are getting water from protected areas, protected watershed से आ रहे हैं ये पानी, फॉरेस्टेड वाटरशेड से आ रहे हैं। और ये रिपोर्ट है आपकी वर्ल्ड बैंक की, और WWF की एक सब्सिडरी है, अलायंस फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिया ये वहाँ से लिया है। जैसे मुंबई की जहाँ तक बात है, मुंबई, ऑल ऑफ यू नो या मोस्ट ऑफ यू नो, देर इज ए बोरीवली नेशनल पार्क विच इज आल्सो कॉल्ड संजय गांधी नेशनल पार्क। उसमें आपकी लेक्स हैं विरार एंड तुलसी, वहीं से ही आधे मुंबई को वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड। तो ये हो गया वाटर सेट बेनिफिट्स। अब आप आइए कि ये जो FAO की रिपोर्ट है ये आपका क्या बता रही है कि फॉरेस्ट किस तरह से कम हो रहे हैं, यानी कि हम इस पे जितना ध्यान दिया जाना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। That's why the forest area is shrinking with 420 million hectare of forest lost through deforestation between 1990 to 2020। पिछले 30 साल में, 30-32 साल में आपका 420 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट का एरिया कम हो गया। किस लिए? ओनली बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये स्टेटमेंट बताती है कि बायोडाइवर्सिटी इज दी लीस्ट एप्रिशिएटेड, इट इज द लीस्ट रिस्पेक्टेड रिसोर्स। जितना इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए, जितना आदर दिया जाना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है। अगर दिया जाता तो फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज होता, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती, लेकिन वो नहीं हो रही है। और डिफॉरेस्टेशन कहाँ ज़्यादा हो रहा है? एग्रीकल्चर इज द मेन ड्राइवर ऑफ डिफॉरेस्टेशन। एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट culprit in this in all the regions of the world, in all the continents except यूरोप। यूरोप को छोड़ के बाकी जगह एग्रीकल्चर की वजह से, इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और कन्वर्जन ऑफ क्रॉपलैंड डोमिनेट्स फॉरेस्ट लॉस इन अफ्रीका एंड एशिया। एशिया और अफ्रीका में ही आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन की रफ्तार सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ आपका फॉरेस्ट को क्रॉपलैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। साउथ अमेरिका में ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ डिफॉरेस्टेशन, 3/4 डिफॉरेस्टेशन जो है वो लाइव स्टॉक ग्रेजिंग की वजह से है। लाइव स्टॉक को वहाँ पाला जाता है, रख रखाव किया जाता है ओनली फॉर बीफ पर्पज। जैसे आपके ये साउथ अमेरिका में आपका ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, चाइल है, पैराग्वे, उरुग्वे और बोलीविया वगैरह, ये सब वेनेजुएला, ये सब देश ऐसे हैं जहाँ आपका लाइव स्टॉक को इसीलिए पाला जाता है कि आपका फॉर बीफ जन प्रोडक्शन, और वो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे उनके लिए ग्रेजिंग एरियाज, और ग्रेजिंग एरियाज की वजह से आपका डिफॉरेस्टेशन होता है। तो ये मैंने आपको एक फिगर दे दिया। अब अपन बताते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को वैल्यू क्या। जो इकोनॉमिक्स एक फील्ड है, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, या बायोडाइवर्सिटी को इकोनॉमिक्स से जोड़ें, यानी कि कुछ एफर्ट हुए हैं वर्ल्ड में कि बायोडाइवर्सिटी को क्वांटिफाई कैसे किया जाए, उसको वैल्यू कैसे दी जाए। वैल्यू दिया जाता है रुपी टर्म में या डॉलर की टर्म में। तो ये एक 13 ऑथर हुए थे सर रॉबर्ट कॉस्टंजा के नेतृत्व में, एनुअल वैल्यू ऑफ वर्ल्ड इकोसिस्टम सर्विसेज, ये एक फिगर निकाला गया। ये नेचर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। तो उन्होंने कि ये 13 ऑथर्स ने, 13 रिसर्चर्स ने ये वैल्यू निकाली कि लगभग 33 ट्रिलियन पर ईयर US$, $33 पर ईयर उसका वैल्यू है इकोसिस्टम सर्विसेज का एट ग्लोबल लेवल। और उस समय ये ग्लोबल GNP जो था उस समय थी लगभग 18 ट्रिलियन US$ पर ईयर। यानी कि आपका जो इकोसिस्टम सर्विसेज है ये इसका लगभग 1.5 टाइम्स है। इकोसिस्टम सर्विसेज की वैल्यू कहीं ज़्यादा है ग्लोबल GNP। ग्लोबल GNP मतलब वही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GDP और GNP, दीज आर द टू मेजर्स विच टेल अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ए पर्टिकुलर कंट्री और इन ए ग्रुप ऑफ कंट्री। तो GNP से कहीं ज़्यादा है आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज की वैल्यू। और ये जो 33 ट्रिलियन US$ का जो आंकड़ा है,
उसमें मैरीन इकोसिस्टम सर्विसेज का सबसे बड़ा योगदान है, लगभग 21 ट्रिलियन डॉलर। और फॉरेस्ट उसके बाद आता है 4.7 ट्रिलियन डॉलर, और उसके बाद वेटलैंड्स, और उसके बाद लेक्स एंड रिवर्स। और इस पेपर का नाम है, आर्टिकल का नाम है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ वर्ल्ड इकोसिस्टम सर्विसेज एंड नेचुरल कैपिटल, पब्लिश्ड बाय रॉबर्ट कॉस्टंजा एंड अदर 12 ऑथर्स, पब्लिश्ड इन नेचर इन 1997। तो 1997 में, यानी कि आज से लगभग 25 साल पहले ये स्टडी पब्लिश हुई थी। तो एक एफर्ट हुआ था कि भाई क्वांटिफाई किया जाए इस सारी जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को या इकोसिस्टम सर्विसेज को। तो ये एक फर्स्ट हैंड अप्रोक्सीमेशन था कि रिलेटिव मैग्नीट्यूड क्या है ग्लोबल इकोसिस्टम सर्विसेज का। तो ये एक बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। इसकी बहुत लोगों ने इसकी सराहना की, बहुत लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म भी किया। But a rough estimate was provided by the study for starting initial discussion। कि भाई एक रफ एस्टिमेट तो पता लगे, ये बताता है कि आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज जो हैं वो छोटी मोटी आंकड़ा नहीं है, वो आपका कहीं ना कहीं वर्ल्ड जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के भी कहीं ज़्यादा है। और अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिन्हें हम एसडीजीज कहते हैं, तो ये इनकी बहुत बात हो रही है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2015 से लेकर 2030 के बीच में। जो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस के 192 के आसपास, उनको ये अचीव करने हैं। अचीव किस पर्पज से करने हैं? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द ऑन द प्लेनेट, और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज टू बी इम्प्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो जो बायोडाइवर्सिटी और हेल्दी इकोसिस्टम का रोल यहाँ भी आएगा, नॉट ओनली इन सस्टेनेबल एसडीजी 14 दैट pertains टू लाइफ बिलो वाटर एंड एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड। ये दो तो डायरेक्टली अफेक्टेड हैं ही, लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड। इसके अलावा आपका जो एसडीजी 2 है, यानी कि जीरो हंगर, एसडीजी 1 है आपका जीरो पावर्टी, नो पावर्टी, वो पावर्टी से संबंधित है। सस्टेनेबल एसडीजी 2 है वो जीरो हंगर है। एसडीजी 3 है वो आपका हेल्थ से रिलेटेड है, गुड हेल्थ ऑन दी प्लेनेट। तो इस तरह से ये बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं विच हैव टू बी अचीव्ड बाय ऑल द कंट्रीज। तो ये जो आपका बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस दिखाई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अगर आपको अचीव करना है तो वी हैव टू मेंटेन दी बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्दी इकोसिस्टम सर्विसेज। और ये कह रहे हैं कि जो आपका, अगर एक आपका बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है आईपीबीएस, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल सोसाइटी साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज को जोड़ता हुआ ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि डिफरेंट कंट्रीज को कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज डेवलपमेंट और ये नॉलेज शेयरिंग, इस सब में बहुत एडवाइस करता रहता है। तो उनकी एक स्टडी है कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट एंड अदर एनिमल। देखिए इंसेक्ट में आपका जैसे हनी बीज हैं, आपके बटरफ्लाइज हैं, या और पॉलिनेटर्स हैं, उनकी वैल्यू है बिटवीन 235 टू 577 बिलियन यूएस डॉलर पर ईयर फॉर ग्लोबल फूड प्रोडक्शन। यानी कि आपकी बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो आपके ये इंसेक्ट पॉलिनेटर्स नहीं रहेंगे। पॉलिनेटर्स आर रिमूव्ड, देन योर एनुअल ग्लोबल प्रोडक्शन विल बी, फूड प्रोडक्शन विल बी अफेक्टेड। तो ये क्लियरली स्टडी के द्वारा बताया गया। तो ये इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की। अब ये मैंने आपको ग्लोबल लेवल पे बताया। अब आ जाते हैं इंडिया पे कि हमारे, मैं बता रहा हूँ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी के संबंध में, कि पिछले 35 साल में फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी की परफॉर्मेंस कैसी रही है इंडिया में। क्या हम सॉरी क्या हम फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी के मामले में ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं इकोसिस्टम सर्विसेज को और बायोडाइवर्सिटी को, या नीचे जा रहे हैं? तो मैं 5 पैरामीटर डिस्कस करूंगा
एवरेज फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, पर कैपिटा फॉरेस्ट अवेलेबिलिटी, ग्रोइंग स्टॉक, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एंड फॉरेस्ट टाइप ऑब्लिक कंपोजिशन, ये 5 पैरामीटर्स को लेकर के चलते हैं। फिर डिस्कस करेंगे कि हम फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी कैसे परफॉर्म कर रही है इंडिया में। तो पहले आते हैं एवरेज फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। तो हमारी जो फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी थी, ये 87 में हमारी पहली रिपोर्ट आई थी बाई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून के द्वारा, जो कि हर 2 साल के बाद आंकड़ा लेके आता है कि सारे देश का और विभिन्न राज्यों का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है। तो उन्होंने बताया था कि हमारी फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी है लगभग 0.7, लगा लीजिए 0.7 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर पर ईयर, यानी कि एक साल में 1 हेक्टेयर में 0.7 क्यूबिक मीटर लकड़ी प्रोड्यूस होती है हमारे जंगलों में। ये एवरेज आंकड़ा है। उस समय भी ये हमारा 1/3 था ग्लोबल फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, जो कि उस समय 2.1 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर पर ईयर थी। और आज ये जो हमारी एवरेज फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी है, उस फिगर का भी 1/10 से भी नीचे पहुंच गया है। और ये किसने बताया है? सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट। सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट रिपोर्ट है ये, CSE दिल्ली की एक बहुत इम्पोर्टेंट प्राइवेट बॉडी है, जो कि एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काम करते रहते हैं। तो उनका ये आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा कोई उपलब्ध नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के माध्यम से। तो इसको अगर बिलीव किया जाए तो हम फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी में और हम पिछले 35 साल में नीचे ही गए हैं। क्या कारण है? क्योंकि हमारे जो पुअर क्वालिटी ऑफ सीडलिंग एंड नर्सरी स्टॉक, हमारे सीड की क्वालिटी ठीक नहीं है जो लगाए जाते हैं नर्सरी में, फॉरेस्ट नर्सरी में और प्लांटेशन में। और हमारे जो सीड एस पी ए होता है, सीड प्रोडक्शन एरिया, ये है क्लोनल सीड ऑर्चर्ड, सीडलिंग सीड ऑर्चर्ड, जो इतने हमारे जहाँ से सीड उपलब्ध होते हैं उनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो जब आपकी सीड ही अच्छे नहीं होंगे, नर्सरी स्टॉक, फॉरेस्ट नर्सरी स्टॉक अच्छा नहीं होगा, तो आपका प्लांटेशन ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी विल नॉट बी गुड। अब आइए फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पे। हमारा टारगेट क्या है? जो कि 1952 की हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1952 में। उसमें ये टारगेट, आज से 70 साल पहले ये टारगेट फिक्स किया गया था, 1/3 ऑफ आवर जोग्राफिकल एरिया। लेकिन आज भी लेटेस्ट रिपोर्ट 2021 की है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, 25% एरिया भी हमारा अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर नहीं है। 70 साल में हम ये अचीव नहीं कर पाए। और पिछले 10 साल की अगर प्रोग्रेस देखें, 11 से 21 के बीच में डिफरेंट रिपोर्ट्स के माध्यम से, FSI की, तो हमारा जो बढ़ रहा है ये एफॉरेस्टेशन, ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, और लगभग 3.3% की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो अगर यही रफ्तार रही तो अगले 20 साल में भी हमारा टारगेट पूरा होने वाला नहीं है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का। और जो इंडिया की इंटेंसली नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, इंडिया की INDC, जो कि हमें UNFCCC के फॉरम पे बताना पड़ता है सारे वर्ड को डिफरेंट मीटिंग्स में। तो 15 में हमने उनको बताया था कि वी विल एस्टेब्लिश ए कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल बी सिक्वर्ड एडिशनली बाई आवर फॉरेस्ट। इतना हम फॉरेस्ट जनरेट करेंगे कि 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर करेगा। लेकिन जिस रफ्तार से ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट न के बराबर, तो उस ये मुश्किल है। पेरिस का जो ये आंकड़ा है, ये कमिटमेंट इज डिफ़िकल्ट टू अचीव। अब आइए पर कैपिटा फॉरेस्ट अवेलेबिलिटी पे। जो हमारा 1987 की पहली रिपोर्ट थी, उसमें हमारा प्रति व्यक्ति अवेलेबिलिटी, यानी कि न्यूमरेटर में हम फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को रखें कंट्री का, और डिनोमिनेटर में पॉपुलेशन को करें। तो डिनोमिनेटर तो हमारा बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और न्यूमरेटर हमारा ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है। तो जो हमारा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट जो 0.064 हेक्टेयर था, वो आज पहुंचा हुआ है, उससे नीचे आ गया है 0.058 हेक्टेयर। ये कहाँ से आया आंकड़ा? ये एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की गई थी 2019 में, उसके माध्यम से मैं ये आपको बता रहा हूँ।
तो ये ऑथेंटिक आंकड़ा है। तो फॉरेस्ट पर कैपिटा फॉरेस्ट अवेलेबिलिटी यानी कि प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है जंगल की एक आदमी को, उसमें भी हम पहले पिछले 35 साल में नीचे चले गए हैं। अब आप ग्रोइंग स्टॉक पे आइए। ग्रोइंग स्टॉक कुछ नहीं होता है कि 1 हेक्टेयर जंगल में कितना क्यूबिक मीटर लकड़ी उपलब्ध है। तो जो 87 का जो आपकी रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 65 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर था हमारा नेशनल लेवल पे, और जो आज 2021 की रिपोर्ट में पहुंच गया है 56 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर। तो ग्रोइंग स्टॉक के मामले में भी हम नीचे गए हैं पिछले 35 साल में। अब आइए फॉरेस्ट टाइप और कंपोजिशन पे। 87 में जो हमारे फॉरेस्ट के ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट थे वो लगभग 37% थे टोटल फॉरेस्ट कवर के, और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस थे लगभग 28%। यानी कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस परसेंट फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा थे इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। और आज देखें 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से तो जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो 37% से घट करके 30% पे आ गए हैं, और ये जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट थे वो 28% से बढ़ करके 38% पे आ गए। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? भाई जंगल तो उतना ही है ऑलमोस्ट। आप ये दोनों फिगर को ऐड कीजिए, ये 68% बन रहा है, और इन दोनों को ऐड कीजिए ये भी 68%, 66% के आसपास बन रहा है। लेकिन ट्रॉपिकल, याद रखिए, इकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इज मच मोर देन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। एक कैटेगरी को अगर ले लें, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, एक ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, एक ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, तो उसकी जो इकोलॉजिकल वैल्यू है वो लगभग 16 लाख हेक्टेयर पर ईयर है इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, और जबकि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस की लगभग 13.5 लाख रुपीज़ पर हेक्टेयर है। ये आंकड़ा मैंने एनपीवी की वैल्यू दी हुई है, नेट प्रेजेंट वैल्यू की। जब फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट होती है अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, तो ये जो यूजर एजेंसी है उसको ये डिपॉजिट कराना पड़ता है ये वैल्यू। तो यहाँ से ये मैंने ये फिगर लिया है। तो ये फिगर, ये मेन गौर करने वाली बात क्या है कि आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कम हो रहा है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज आपकी नीचे जा रही है, वो डिग्रेड हो रहा है फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। इसी तरह से आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जिसमें आपके अकेशियाज आ जाते हैं, अकेशिया नीलोटिका, अकेशिया न्यूबिका है, अकेशिया कटेचू है, और प्रोसोपी जूली फ्लोरा है, या फिर झाड़ियाँ हैं थॉर्नी, ये आपकी जिजीफस बेरी वाली झाड़ी है, कैक्टस वगैरह हैं, ये आपकी इंक्रीज हो रहे हैं। 87 में आपका 2.6% था टोटल फॉरेस्ट कवर का, और ये बढ़कर इससे 3 गुना बढ़ गया 6.7%। तो आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट भी बढ़ रहा है, उसकी इकोलॉजिकल वैल्यू तो सबसे कम है। तो ये ओवरऑल रीज़न क्या है? एक तो बायोटिक फैक्टर हमारे जंगलों पे बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन, अब तो हम नंबर 1 है ह्यूमन पॉपुलेशन में वर्ल्ड में। 18-19% हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, इतना ही हमारा कैटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड का। तो ओवर ग्रेजिंग बहुत है, फायरवुड फॉडर कलेक्शन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इलिसिट फेलिंग की प्रॉब्लम बहुत है, फॉरेस्ट फायर बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन्वेजन ऑफ वीड, आपका लंटाना कमारा तो यूपाटोरियम पार्थिनियम ये फैलते जा रहे हैं जंगल में, और प्रेशर ऑन फॉरेस्ट लैंड फॉर डाइवर्जन अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट फॉर डेवलपमेंटल पर्पज। तो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन तो होती है, लेकिन वो कोई आई वाश है, रियल में कोई कंपनसेट नहीं होता है। एक हज़ारों साल का जंगल कट रहा है, तो वो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन से वो जो जंगल है उसकी क्षतिपूर्ति बिल्कुल नहीं हो सकती है। अब आप आइए, ये जो ऑब्जर्वेशन थी पार्लियामेंट्री कमेटी की, ये बहुत ही खराब थी, वर वेरी बिटर इन टेस्ट। क्या कहती है पार्लियामेंट्री कमेटी 2019 में? द कमेटी mentioned that the government has been spending billions of rupees in the name of environment protection, while the issue of illegal cutting and transportation of trees की जगह लॉग होना चाहिए, has been plaguing our forest।
ये बहुत बड़ी समस्या है, इलीगल कटिंग हमारे जंगलों में। और ये समस्या को मैंने आपको बताया था, एक मेरा वीडियो है, प्लंडरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एंडेंजरिंग इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी इन वेस्टर्न घाट, मार्च में मैंने ये अपलोड किया था, आप इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आ गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आ गया, पॉलिटिशियंस एंड टिम्बर माफिया, हाउ दे फॉर्म नेक्सस एंड प्लंडर बायोडाइवर्सिटी। और ये मैंने ऑब्जर्वेशन दी थी एक बुक के आधार पे, श्री बीके सिंह, फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट हैं कर्नाटका के, उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से वहाँ बायोडाइवर्सिटी का सत्यानाश किया गया पिछले कई सालों में। और इसी के कारण ये टी.एन. गोदावर्मन, because of this illicit felling, this in different parts of country, this case resulted in T.N. Godavarman versus Union of India 1996 case, which is the most significant legal case in the history of forest management of India. T.N. गोदावर्मन पे भी मैंने दी फॉरेस्ट केस ऑफ इंडिया के नाम से एक वीडियो डाला हुआ है, इसको भी ज़रूर देखिए कि उसमें बताया गया है कि इलिसिट फेलिंग की प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। वहाँ इतनी मैसिव ट्री फेलिंग थी, मोस्टली इलीगल। 1 लाख क्यूबिक मीटर से ज़्यादा तो आपका नॉर्थ ईस्ट में मिला सेंट्रली एम्पावर्ड कमेटी को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी उस समय। तो ये सारा उस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह से ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो इलिसिट फेलिंग की हमारे देश में। तो एक तो ये कारण हो गए जो मैंने आपको बताया कि किस वजह से बायोडाइवर्सिटी इज गोइंग डाउन, बायोडाइवर्सिटी इज बीइंग डिग्रेडेड इन आवर कंट्री इन सेवरल पास्ट ईयर्स, पिछली लास्ट 35 ईयर्स। एक और बड़ा रीज़न है FRA 2006, FRA बोलते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। पूरा नाम इस एक्ट का है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसको शॉर्ट में हम फॉरेस्ट राइट एक्ट बोल देते हैं, आपको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 याद रखिए, FRA 2006। ये भी बनाया तो गया था यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा, जो सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जिस समय 2006 में। तो मेन एम तो उसका था टू अंडू हिस्टोरिकल इनजस्टिस डन टू दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये मेनली शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति जो जंगलों में रहती है, और उसके अलावा जो लोग रहते हैं जिन्हें अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स का नाम दिया गया, कि उनके साथ जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हो रहा है, बहुत सालों से वो रह रहे हैं लेकिन ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिला है, उनके लिए ये था। लेकिन किस तरह से इस एक्ट का मिसयूज हो रहा है, और जो लोग सही पात्र भी नहीं है उनको ये ज़मीनें दी जा रही हैं। हाउ द बोगस क्लेम्स आर बीइंग एंटरटेन्ड अंडर दिस FRA 2006। अप्लीकेंट क्या कहता है, ही वाज कल्टिवेटिंग सैड पीस ऑफ फॉरेस्ट लैंड एज ऑन 13 दिसंबर 2005। ये कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट 13, इस एक्ट में ये कट ऑफ डेट दी गई है कि अगर इस डेट को वो वहाँ काबिज है तो ये वहाँ खेती कर रहा है तो माना जाएगा कि ये लैंड इसी की है, और वो 4 हेक्टेयर एरिया उसको दे देना है। लेकिन सैटेलाइट पिक्चर्स वहाँ दिखाती हैं कि भाई जहाँ वो बता रहा है वहाँ तो जंगल था। तो इस तरह के जो हैं इनएलिजिबल क्लेमेंट सपोर्टेड बाय पावरफुल एंड वोकल पॉलिटिशियंस हैव स्ट्रांगली अपोज द यूज ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक। इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी को कह रहे हैं ये हम नहीं मानेंगे, हम तो वो मानेंगे जो गांव का एक सरपंच बोल रहा है, या कोई 50 साल का 55 साल का बूढ़ा आदमी 60 साल का बोल रहा है कि ये 75 साल से यहाँ रह रहा है। तो उस तरह उसके जो झूठा जो एविडेंस है, ओरल एविडेंस, दैट इज बीइंग कंसीडर्ड। तो ये मैंने आपको ये जो है ये FRA कैसे मिसयूज किया गया है इसमें, ये भी मैंने एक बुक से लिया गया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट एक्सेलरेटेड एंड डिफॉरेस्टेशन। ये भी BK सिंह जी के द्वारा लिखी गई है कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ में
ये टारगेट्स को अचीव किया जाता है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है जिसमें फॉरेस्ट ऑफिसर और ट्राइबल डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी रहते हैं, और उनको कहा जाता है कि जैसे भी है इनको वो ज़मीन देनी है जो वहाँ ट्राइब्स रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब्स रह रहे हैं या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट विलेज रह रहे हैं। तो ये दिखाया गया है कि एक दिन के अंदर गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से मोर देन 4,600 केसेज वर क्लियर्ड एक दिन में, यानी कि एक केस पे आपने 20 सेकंड भी नहीं दिया है। इस तरह से ये अंधेर गर्दी इस एक्ट के अंदर चल रही है। और पिछले अगस्त की ये खबर है हिंदू अखबार की और इंडियन एक्सप्रेस की कि 63 रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया राइट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन मिसयूज ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। कि किस तरह से मिसयूज हो रहा है आप इसको देखिए। लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते चाहे केंद्र में कोई सरकार हो, इस पे एक्शन होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, और ये मिसयूज जारी है और बायोडाइवर्सिटी का सत्यानाश जारी है। जंगलों का ऑक्यूपेशन इस तरह से बढ़ता जा रहा है, इलीगल ऑक्यूपेशन बाय द इनएलिजिबल क्लेमेंट्स बिकॉज दे कंस्टिट्यूट वोट बैंक। चाहे कोई भी पार्टी हो सरकार में, वोट बैंक प्रजातंत्र में हर एक को प्यारा लगता है। ये एक विडंबना है हमारे प्रजातंत्र की। तो अब आते हैं, ये मैंने देखिए दोस्तों ग्लोबल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू बता दी। ग्लोबल लेवल पे क्यों बायोडाइवर्सिटी में हम पिछड़ रहे हैं, हिंदुस्तान में हम क्यों पिछड़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस में। तो अब पॉजिटिव नोट पे ख़त्म कीजिए ऐसे को, कंजर्वेशन सॉल्यूशन भी बताइए कि क्या सॉल्यूशन होने चाहिए। सबसे पहला सॉल्यूशन है प्रिजर्विंग लैंड। आप लैंड डिग्रेडेशन को बचाना है। आपका चाहे केमिकल फर्टिलाइजर डालने हो एग्रीकल्चरल लैंड में, आपका एक्सेसिव वाटर ग्राउंड वाटर इनटेक है उसको कम करना है, तो आपकी लैंड तभी बचेगी। प्रोटेक्टेड एरियाज को बढ़ाइए, एस्टेब्लिश मोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एक्सेट्रा, और वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म को आप कम कीजिए। लेकिन ये सारे जो ऑप्शंस हैं पॉपुलस कंट्री लाइक इंडिया में ये बड़े मुश्किल हैं। इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन मुश्किल बहुत हैं, क्योंकि लोग ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भाई वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म को कम किया जाए, प्रोटेक्टेड एरियाज को बढ़ाया जाए, क्योंकि लोगों की एग्रीकल्चर लैंड उसमें आ जाती है। तो ये दीज स्टेप्स आर वेरी डिफ़िकल्ट। फिर रिड्यूसिंग स्पेसिफिक थ्रेट टू स्पीशीज, आपका टाइगर पोचिंग बहुत होती है, राइनो पोचिंग, सिंगल हैंड राइनो जो कि आपका आसाम में मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। इस तरह की स्पेसिफिक थ्रेट्स हैं अनडेंजर्ड स्पीशीज़ को। एशियाटिक लॉयन है, खुले में केवल इंडिया में मिलता है गिर नेशनल पार्क में, तो उनकी स्पेसिफिक थ्रेट्स हैं। इसके अलावा अदर सॉल्यूशन लाइक लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन, स्ट्रिंजेंट प्रोटेक्शन फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज, करेक्टिव स्टेप्स इन एफआरए जो मैंने अभी आपको बताया, राइजिंग अबव वोट बैंक पॉलिटिक्स, और जो आपके फॉरेस्ट एनवायरमेंटल लॉज हैं उनको ज़्यादा स्ट्रिंजेंट करना। लेकिन ये हो नहीं रहा है। और सबसे लास्ट में आपका स्ट्रिक्ट ह्यूमन कंट्रोल पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। एक ऐसी मजबूत सरकार होनी चाहिए सेंटर में जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लाए। जब तक आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी, बायोडाइवर्सिटी का बाजा बजता रहेगा, बैंड बाजा बजता रहेगा, और डिग्रेडेशन विल कंटिन्यू। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, और अगर अब भी आपको कोई इसमें शक है तो मुझे आप इससे ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पर्टिकुलरली ऑल दोज पर्सन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स who are appearing for competitive exams and who are preparing for competitive exam, जिनके लिए ऐसे एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपका एसए का पेपर अगर अच्छा हो गया तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन इंक्रीज वेरी मच। तो आप सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।